अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नॉवल द मिल ऑन द फ्लॉस की प्लॉट समरी। और ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नॉवल है और मेरा पर्सनली देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा फेवरेट नॉवल है। तो चलें इसका पहले एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इससे पहले कि हम प्रॉपर समरी को स्टार्ट करें। ये नॉवल लिखा है जॉर्ज एलियट ने और जॉर्ज एलियट की ये थर्ड बुक थी, जिनका पेन नेम जॉर्ज एलियट था, लेकिन उनका असल नाम जो था वो मैरी एन एवॉन्स था। और ये एक फ़ीमेल थी। नाम जॉर्ज एलियट से लग रहा है कि कोई मेल होगा, लेकिन ये फ़ीमेल थी और उन्होंने जो अपना पेन नेम रखा था वो एक मेल के नाम पे रखा हुआ था। और ये नॉवल जो है ये इनका सबसे ऑटोबायोग्राफ़िकल नॉवल है, यानी कि अपनी ज़िंदगी के काफ़ी ज़्यादा वाक़यात से इंस्पायर होके इन्होंने ये नॉवल लिखा। और इसका जो जॉनरा है वो साइकोलॉजिकल फ़िक्शन है, मतलब साइकोलॉजी पे भी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दिया गया है इसके अंदर, और वैसे एक फ़िक्शनल स्टोरी है। सेटिंग इसकी इंग्लैंड है, इंग्लैंड का एरिया लिंकनशायर, और एक फ़िक्शनल सेटिंग है जो कि है सेंट ऑग्स का टाउन। और अगर इस नॉवल को देखा जाए तो ये 7 बुक्स में डिवाइडेड है और मैंने इसको प्रॉपर्ली हर बुक का नाम दे के स्टार्ट किया है। आगे जब हम समरी पढ़ेंगे मैं सारी बुक्स बताती जाऊँगी कहाँ पे कौन-सी बुक का कौन-सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो चलें आगे मूव करते हैं। बुक 1 सबसे पहले हमारे पास है बॉय एंड गर्ल। तो मैं यहाँ थोड़ा-सा आप लोगों को कैरेक्टर्स के बारे में बताती चलूँ। जो बॉय है वो है टॉम, टॉम टेलीवर, और जो गर्ल है वो है मैगी, मैगी टेलीवर, ठीक है? मैगी टेलीवर सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और टॉम भी इसीलिए स्टार्ट ही उनसे लिया गया है। और जो नैरेटर है वो एक एनोनिमस नैरेटर है, हम जानते नहीं है कौन है, और वो स्टोरी को नरेट कर रहा है। और यहाँ पे हमारे पास चैप्टर 1 स्टार्ट होता है जो कि है आउटसाइड डॉलकोट मिल। ये जो मिल है ये टेलीवर फैमिली की मिल है और ये इसको ओन करते हैं और यहीं पे इनके जो फादर हैं वो काम करते हैं। 2 ही बहन-भाई हैं और मतलब 4 फैमिली मेंबर्स हैं और ये अपने मिल के पास ही रहते हैं और वहीं पे इनका घर है, वहीं ये काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नैरेटर जो है वो अपनी चेयर में सो रही है और वो ख्वाब देख रही है डॉलकोट मिल के बारे में, और जैसे ही वो ख्वाब से उठती है, नींद से उठती है वो ख्वाब देख के, तो वो उस सेंट ऑग्स के टाउन को पूरा डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर देती है और स्टोरी सुनाना शुरू कर देती है मिस्टर एंड मिसेस टेलीवर की। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है मिस्टर टेलीवर ऑफ डॉलकोट मिल डिक्लेयर्स हिज रेज़ोल्यूशन अबाउट टॉम। वो टॉम के बारे में क्या बताते हैं कि टॉम, उस दौर को थोड़ा यहाँ पे हमें जानना चाहिए। जो दौर था वहाँ पे मेल्स को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझा जाता था, उनकी एजुकेशन, उनकी हर चीज़ पे बहुत फ़ोकस किया जाता था। और लड़कियों को अगर फ़ोकस करते थे तो वो सिर्फ़ इस पे कि उन्होंने कभी न कभी अब इस घर से दूसरे घर जाना है तो बस इसी चीज़ पे फ़ोकस करेंगे, उनकी अपीयरेंस पे कि उनको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए ताकि उनके जल्द से जल्द रिश्ते आएँ। और बस यही चीज़ उस दौर की जो मेंटालिटी थी वो इतनी ही थी। तो उसके अकॉर्डिंग ही नॉवल में हम देखेंगे कि स्टोरी आगे चलेगी। अब यहाँ पे मिस्टर टेलीवर जो हैं वो बात करें कि टॉम को हमें बोर्डिंग स्कूल में भेज देना चाहिए। अभी वो वहाँ के एक लोकल स्कूल में पढ़ता है। वो कह रहे हैं बोर्डिंग स्कूल में भेजेंगे, घर से दूर रहेगा तो बहुत मैच्योर होगा और इसको वहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी से करने को मिलेगी जहाँ पे ये बोर्डिंग स्कूल में जाएगा। किसी एक अच्छे बंदे के पास वो उसको भेजना चाहते हैं। तो अपने फ्रेंड मिस्टर राइली से एडवाइस लेने के लिए उनको बुलाते हैं कि कहाँ पे इसको भेजना चाहिए टॉम को। और मिसेस टॉलिवर जो हैं वो एज़ यूजुअल मैगी के बारे में कंप्लेन करती हैं कि मैगी जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट चाइल्ड है। अभी क्या है कि ये दोनों, इनका चाइल्डहुड दिखाया हुआ है टॉम और मैगी का। बच्चे हैं ये दोनों अभी, और टॉम स्कूल गया हुआ है और मैगी जो है वो घर पे ही है। और मैगी के बारे में उसकी मदर कंप्लेन कर रही है कि इसके बाल नहीं सँभाले जाते, क्योंकि मैगी के जो बाल हैं वो कर्ली हैं। तो वो कहेंगी कि मैगी जो है वैसे भी एक नॉटी किस्म की चाइल्ड है, बैठती नहीं है सुकून से, वो भी सँभाली नहीं जाती, ना इसके बाल सँभाले जाते हैं, बात नहीं सुनती, मतलब उसके बारे में जो है वो कंप्लेंट्स कर रही हैं अपने हस्बैंड से। नेक्स्ट चैप्टर है मिस्टर राइली गिव्स हिज एडवाइस कंसर्निंग अ स्कूल फॉर टॉम। यहाँ पे वो बताते हैं मिस्टर राइली के रेवरेंस टेलिंग, उनके एक जानने वाले हैं, फ्रेंड हैं जिनके पास टॉम को जाना चाहिए और वहाँ जाके टॉम बहुत अच्छे से सीख सकेगा और ये बहुत ही अच्छा उनका स्कूल है जहाँ पे टॉम जाके पढ़ेगा और उनके पास रह भी सकता है। मैगी जो है वो इस कॉन्वर्सेशन को इंटरप्ट करती है और अपनी एक बुक दिखाती है हिस्ट्री ऑफ द डेविल, जो कि वो पढ़ रही है और जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है उसके मुताबिक। और मिस्टर राइली बहुत हैरान होते हैं देख के कि वो ये किस किस्म की बड़े लोगों वाली बुक्स को पढ़ के अंडरस्टैंड कर पा रही है। और इस पे वो कह रहे हैं कि अगर मैगी एक लड़का होती तो वो बहुत आगे जाती, क्योंकि उसका इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसमें मैगी जो है वो, उसको कोई ख़ास ये बात अच्छी नहीं लगती कि लड़का होना क्यों ज़रूरी है इंटेलेक्चुअल होने के लिए, क्यों एक लड़की हो के वो ये चीज़ पढ़ के कुछ आगे बन के कुछ कर नहीं सकती। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है टॉम इज़ एक्सपेक्टेड, जिसमें अब टॉम जो है वो घर आ रहा है और मैगी चाहती है कि वो उसको अपने फ़ादर के साथ लेने के लिए जाए, लेकिन उसको नहीं जाने दिया जाता कि अगर तुम बाहर जाओगी, कहीं बारिश ही ना हो जाए, कहीं तुम्हारे बाल गीले ही ना हो जाएँ, फिर कैसे सँभलेंगे, पहले ही नहीं सँभाले जाते और वैसे भी तुम घर में ही बैठी रहो। तो इस पर
मैगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो बाहर भागती है और अपने मिल जो है उनका घर के पास ही है, तो वहाँ के हेड मिलर के पास जाती है जो कि है ल्यूक, उसको जाके उससे बात करना शुरू करती है। वैसे ही उसको गुस्सा आया होता है, घर से निकलने का उसको होता है। वहाँ जाके उसको पता चलता है कि उसने टॉम के रैबिट्स वहाँ रखे हुए थे। टॉम ने स्कूल जाने से पहले कहा था इनका ख़्याल रखना है और वो नहीं रख पाई होती। उनको नहीं देखा होता उसने थोड़ी ही देर के लिए और उसमें वो क्या होते हैं, मर गए होते हैं। उसने खाना डालना भूल गई होती है जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। तो ये जैसे ही हेड मिलर उसको बताता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अफ़सुर्दा हो जाती है और डर भी लगता है कि उसको उसका भाई आके क्या पूछेगा और मैं उसको क्या बताऊँगी। नेक्स्ट चैप्टर में टॉम कम्स होम, टॉम घर आता है और लेके आता है 2 न्यू फिशिंग रॉड्स और वो जैसे ही उसको पता चलता है वैसे एक रॉड वो मैगी के लिए लाया होता है कि वो लोग मिल के इसमें जाके फिशिंग करेंगे। लेकिन जब उसको पता चलता है कि मेरे रैबिट्स का उसने ध्यान नहीं रखा तो वो उसको बहुत ज़्यादा डाँटता है और उससे फ़ौरन से उसका रॉड भी ले लेता है और बहुत डाँटता है और उसको कहता है कि मैंने अब तुम्हारे पास नहीं आना, उससे दूर चला जाता है। तो वहाँ पे मैगी जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, मतलब उसको अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है, तो वो क्या करती है, अपने गुस्से को चैनलाइज़, अपने इमोशंस को चैनलाइज़ करने के लिए वो जाती है, एक डॉल लेती है, उसके स्टोर रूम में एक डॉल उसने रखी होती है और वो डॉल का काम क्या होता है कि हमेशा वो अपने इमोशंस को उस डॉल के थ्रू चैनलाइज़ करती है। वो जाती है और वहाँ पे जाके उसको मारने लग जाती है। जो मैंने लिखा है प्ले विद अ डॉल, वो बेसिकली उसकी प्लेइंग का तरीका ये होता है कि वो उसको मारती है। वो अपने इमोशंस को वहाँ पे जाके चैनलाइज़ करती है, अपने एंगर को, अपने दुःख को। और फिर उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे टॉम उसको माफ़ भी कर देता है और अपने साथ फिशिंग पे भी ले जाता है। आगे हमारे पास है द आंट्स एंड अंकल्स आर कमिंग और ये आंट्स और अंकल्स कौन है, बेसिकली अगर देखा जाए तो चाचा इनके और सॉरी चाचा नहीं इनके मामा हैं और मुमानी हैं, आप ये समझ सकते हैं, मतलब इनकी मदर की साइड के आंट्स एंड अंकल्स हैं वो। तो किसके, टॉम और मैगी के। तो उन लोगों ने आना है और वो तकरीबन 3-4 हैं और उनके हस्बैंड्स हैं और उनमें से किसी एक की सिर्फ़ बेटी होगी, बाकियों के कोई बच्चों का ज़िक्र नहीं नॉवल में किया गया। तो इन्होंने आना होता है जिसके लिए इनके घर में प्रिपरेशंस ऑब्वियसली चल रही होती हैं। इनकी जो मिसेस टलिवर हैं, जो माँ हैं, वो उनके लिए खाने वगैरह प्रिपेयर कर रही होती हैं, घर सेटअप कर रही होती हैं। तो टॉम और मैगी जो है उनको कहा जाता है कि तुम लोग बाहर जाके खेलो, हम घर को साफ-सुथरा कर रहे हैं और उनको ना साथ में उनकी माँ बना के देती है फ्रेशली बेक्ड जैम पफ, जो कि वो लोग कहते हैं कि हम बाहर जाके खेलेंगे और साथ-साथ इसको खाएँगे। अब क्या होता है कि उनको 3 जैम पफ देते हैं, एक वो दोनों एक-एक खा लेते हैं और जब तीसरे की बारी आती है तो टॉम कहता है कि इसको हम हाफ़ करते हैं और हाफ़ करते-करते वो ना बिल्कुल हाफ़ नहीं हो पाता, 2 हिस्से हो जाते हैं, एक छोटा, एक बड़ा। तो अब टॉम वहाँ पे कहता है कि हम कौन-सा हिस्सा लें? तो मैगी कहती है कि तुम बड़ा वाला ले लो, अपने भाई को बड़ा वाला ऑफ़र करती है और कहती है मैं छोटा ले लूँगी। लेकिन टॉम जो है, यहाँ पे हमें ये जानने का मौका मिलता है कि टॉम एक रूल्स को पसंद करने वाला आदमी है और वो इस तरह का नहीं है कि अनडिसिप्लिन्ड किस्म का। तो वो लेता है दोनों हिस्से और अपने हाथ में पकड़ता है और मैगी से कहता है कि एक मुट्ठी चूज़ करें, मुट्ठी बंद करके पूछता है। तो मैगी जो है वो जो हिस्सा चूज़ करती है उसको लार्जर हिस्सा मिल जाता है, लेकिन तब वो दुखी होती है, वो टॉम को कहती है नहीं तुम ले लो बड़ा वाला पार्ट। वो कहता है नहीं और वो बड़ा वाला पार्ट मैगी को ही देता है। लेकिन जब मैगी और टॉम अपना हिस्सा खा चुके होते हैं, तो वो बाद में कहता है कि भई ये तो तुम कि बहुत ज़्यादा ग्रीडी और सेल्फिश किस्म की लड़की हो कि तुमने बड़ा हिस्सा खा लिया और मुझे दिया भी नहीं। तो इसमें मैगी को भी समझ नहीं आती कि क्या करना चाहिए और टॉम भी वहाँ से उठ के चला जाता है उससे लड़ के। अब आगे जाता है, जब वहाँ से निकल के जाता है गार्डन वाली साइड पे, दरख्तों वाली साइड पे, तो वहाँ पे उसको अपना फ्रेंड बॉब जेकिन मिलता है, जो कि उसके साथ कहता है कि आओ हम मिलके खेलते हैं। वो अपने डॉग को लेके फिर रहा होता है। तो जब उसके साथ खेलने लगता है, तो वहाँ पे भी वो लोग टॉस करते हैं और उसमें वो बॉब जैकिन को कहता है कि तुमने चीटिंग की है और इस पे वो उससे भी लड़के चला जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है एंटर द आंट्स एंड अंकल्स, जिसमें कि इनके आंट्स और अंकल्स आ गए हैं। उसमें कौन है, मिसेस जेन ग्लेग, मिसेस सोफी पलेट और मिसेस सूसन डीन। वो अपनी बेटी के साथ आए हैं, लूसी के साथ। सिर्फ इनकी मिसेस डीन की बेटी है, बाकी किसी के नहीं है बच्चे। और ये सारी जो आंट्स आई हैं, अभी इससे पहले कि डिनर वगैरह हो, ये बैठ के मैगी को क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, उसके हेयर को, कि कितने ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इनके इसके हेयर को कंट्रोल करना और बाँधना। इसमें क्या होता है कि मैगी को बहुत गुस्सा आता है, वो भागती भी ऊपर चली जाती है और वहाँ जाके अपने पूरे बाल काट के बहुत ही शॉर्ट कर देती है। और जब टॉम को कहा जाता है जाओ उसको बुला के लाओ नीचे डिनर के लिए, तो जब वो आता है तो वो देखता है कि मैगी का क्या हाल है और वो इस पे हँसता है, बाकायदा इस पे कि उसको समझाया जाए या कुछ, वो उस पे हँसता है और मैगी इससे मज़ीद फ्रस्ट्रेट हो जाती है। जब वो नीचे आती है, डिनर वग़ैरह हो चुका होता है, उसके बाद अंकल्स की बारी आ जाती है कि अब वो मैगी को मॉक करें। मॉक मीन्स कि उसका आप कह सकते हैं तंज़, मज़ाक, और तंज़ और मज़ाक मिक्स किस्म का, मतलब उसका मज़ाक उड़ाने की सेंस में उसके ऊपर तंज़ कर रहे होते हैं कि मैगी
के सारे लाइक हर चीज़ को इंक्लूड करते हुए, उसके ड्रेस के बारे में, उसके बालों के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, हर चीज़ के बारे में, और जबकि वो एक छोटी बच्ची है, बड़ी नहीं थी वो। आगे क्या होता है कि मिस्टर टलिवर जो है वो टॉम की एजुकेशन के बारे में सारा कुछ प्लान बताते हैं कि मैं इस तरह सोच रहा हूँ कि टॉम को भेज दिया जाए और वो अपनी एजुकेशन किसी बोर्डिंग स्कूल से कंप्लीट करके वापस आए। मिसेस ग्लेग जो है उनको ये डिसीजन पसंद नहीं आता। वो कहती हैं ऐसा नहीं करना चाहिए और वो लड़ती हैं मिस्टर टलिवर से इस बात पे। जब वो लड़ती हैं तो लड़ाई करके वो वहाँ से उठ के चली जाती हैं। अब ये है कि उन दोनों फैमिलीज़ के दरमियान, क्योंकि ये हैं मिसेस ग्लेग जो हैं वो बेसिकली उनकी बहन है मिसेस टलिवर की। तो अब वो मिसेस टलिवर को भी हो जाता है कि मेरी बहन के साथ मेरे हस्बैंड का ऐसे झगड़ा क्यों हो गया। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि क्या होता है। मिस्टर टलिवर शोज़ हिज वीकर साइड। यहाँ पे मिस्टर टलिवर की जब झगड़ा हो चुका होता है तो मिसेस टलिवर उनको कहती हैं, मिस्टर टलिवर को यानी कि अपने हस्बैंड को, कि मिसेस ग्लेग से आपने 500 पाउंड्स जो हैं वो लिए हुए हैं और अगर आप इनसे झगड़ के हम ऐसे नाराज़ रहेंगे तो हो सकता है वो अपने पैसे लोन जो उन्होंने हमें दिया था वो वापस डिमांड कर लें। तो इस पे मिस्टर टलिवर बड़े परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे कुछ करके ये पैसे अरेंज करके उनको दे देने चाहिए। तो वो जाते हैं अपनी बहन के पास ग्रिटी और उसके हस्बैंड मिस्टर मॉस के पास। उनकी दूसरी कहीं मिल होती है, वो वहाँ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को एक बार 300 पाउंड्स लोन दिए थे, तो वो प्लीज़ मुझे रिटर्न कर दो। उनके दिमाग में ये होता है कि 300 पाउंड यहाँ से आएँगे और 200 पाउंड्स मैं किसी तरीके से अरेंज करके उनको उनके 500 पाउंड्स मिसेस ग्लेग को रिटर्न कर दूँगा। तो नेक्स्ट चैप्टर टू गैरम फिज़ जो हमारे पास है, यहाँ पे गैरम फिश बेसिकली पिलेट्स का फार्म है, मिस्टर मिसेस पिलेट का, जो कि मिसेस टलिवर की बहन है। तो वहाँ पे जाती हैं मिसेस टलिवर, अपने साथ टॉम और मैगी को ले जाती हैं और लूसी को भी ले जाती हैं। वहाँ पे जाके उनका मकसद होता है अपनी बहन से डिस्कस करना मिसेस ग्लेग की फ़ाइट अपने हस्बैंड के साथ। वो कहती हैं कि किसी तरीके से मिसेस ग्लेग को समझाओ कि वो हमें लोन बिल्कुल भी वापस करने का ना कहें और ये फ़ाइट यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैगी जो है इस दौरान, क्योंकि बच्चे बाहर की तरफ फार्म की तरफ खेलने के लिए गए हुए हैं और अंदर दोनों जो हैं मिसेस टलिवर मिसेस पलेट बैठ के डिस्कशन कर रही हैं अपनी, तो मैगी जो है उसका मूड बहुत ख़राब होता है। वो इसलिए कि लूसी को मुसलसल उसका भाई फ़ेवर कर रहा होता है, जो कि इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि इसका भाई मुसलसल लूसी को ही फ़ेवर करे। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है मैगी बिहेव्स वर्स देन शी एक्सपेक्टेड। यहाँ पे क्या होता है कि मैगी जो है वो मज़ीद चिड़चिड़ी होती जाती है लूसी और टॉम को देख के कि वो एक-दूसरे को फ़ेवर्स दे रहे हैं और उसको बिल्कुल लेफ्ट आउट सा फ़ील कराया जा रहा है। इस पे गुस्से में आके वो लूसी को धक्का देती है, जो कि वो एक मड में जाके गिर जाती है, जहाँ पे कि वो टॉम के साथ फ़िशिंग करने का उस वक़्त सोच रही थी और मैगी को इतना लेफ्ट आउट फ़ील कराया जाता है कि वो लूसी को धक्का देके गिरा देती है और लूसी बिल्कुल, मतलब उसका ड्रेस ख़राब हो जाता है, बिल्कुल उसकी बुरी हालत हो जाती है और टॉम को इस पे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। टॉम उसको इतना डाँटता है और मैगी वहाँ से सीधा भाग जाती है और सोचती है अपने दिमाग में कि अब मैंने घर नहीं आना और मैंने यहाँ से भाग जाना है। टॉम भी जब उसको तलाश करने जाता है तो वो उसको कहीं भी नहीं मिलती है। नेक्स्ट चैप्टर में क्या है कि मैगी जो है वो डिसाइड करती है कि अब वो घर वापस नहीं जाएगी, वो भाग जाएगी और जिप्सीज़ को जॉइन कर लेगी। जिप्सीज़ कौन, के जो टेंट्स वगैरह लेके कैंपिंग करते हैं डिफरेंट एरियाज़ में और वो जंगलों वगैरह में ही रहते हैं, ज़्यादा इंसानों के साथ मेल-जोल नहीं रखते, अलग-थलग रहते हैं, मतलब नोमैडिक एक तरह की उनकी लाइफ़ होती है। तो मैगी यही सोच के भागी होती है कि मैं इनमें से किसी को जॉइन कर लूँगी। जब वो भाग रही होती है कहीं तो उसको किसी जंगलों में वो मिल जाते हैं जिप्सीज़ और वो वहाँ जाती है, वो फायर जला के बैठ रहे होते हैं, उसके गिर्द, तो वो भी उनके साथ जाके बैठ जाती है। अब जब वो बैठ तो जाती है लेकिन उसको थोड़ी देर बाद, क्योंकि होती तो वो छोटी बच्ची ही है, उसको डर लगना शुरू हो जाता है कि कहीं उसको ना ये लोग थोड़े अजीब से खौफनाक से लगते हैं, तो वो सोचती है कहीं मुझे मर्डर ही ना कर दें। इस बात पे वो उठ के भागती है। एक जिप्सी उसके साथ होती है लेकिन वो भाग रही होती है कि रोड पे उसको मिस्टर टलिवर मिल जाते हैं। वो यहाँ पे लकीली अपनी बेटी को फॉर्च्यूनेटली नहीं डाँटते और मिलते हैं उससे, हग करते हैं उसको और कहते हैं कि अब तुमने कहीं भी नहीं जाना और मैं तुम्हारा ख़्याल रखूँगा, और उसको घर लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास क्या हो रहा है कि मिस्टर एंड मिसेस ग्लेग एट होम। यहाँ पे हमें थोड़ा-सा मिस्टर और मिसेस ग्लेग के बारे में बताया जाता है, लेकिन उससे पहले सेंट ऑग्स की एक लेजेंड है, एक स्टोरी है, वो नैरेटर डिस्क्राइब करती है। क्या स्टोरी है कि क्योंकि एक फ़िक्शनल टाउन है, ऑब्वियसली रियल तो नहीं है, फ़िक्शनल ही स्टोरी है और ये टाउन भी फ़िक्शनल है। तो स्टोरी बेसिकली क्या है कि सेंट ऑग्स जो हैं, इस टाउन का नाम सेंट ऑग्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक जब कोई इस एरिया में एक बहुत पुराने ज़माने में कोई तूफ़ान टाइप सा आया था, तो वहाँ पे कश्ती लेके रिवर में सेंट ऑग फिरा करते थे। और ये रिवर यहाँ पे हमारा जो मिल है ना, उसके सामने ही से वो रिवर गुज़रता है, जो इनकी क्रॉप्स वग़ैरह की इरिगेशन में भी मदद करता है। तो वो रिवर जो है, उसके ऊपर से वो बोट गुज़रती है सेंट ऑग्स की, और एक औरत होती है अपना बच्चा गोद में लेके कोने में खड़ी होती है, जिसको रिवर पार करना होता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता है इस तूफ़ान में अपने बच्चे के साथ कहाँ जाए, तो सेंट ऑग्स उसको लेके जाते हैं और
बोट में बिठा के रिवर उसको पार करा देते हैं। जब वो पार कराते हैं तो उनको पता चलता है कि बेसिकली वो औरत कोई बूढ़ी, गरीब ऐसे नहीं थी, बल्कि वो औरत एक वो थी, वर्जिन मैरी थी, और वो वहाँ उसको लेकर जाते हैं और वो उसको फिर इनाम देती है, रिवॉर्ड देती है कि उन्होंने उस औरत की मदद की है। तो यहाँ पे इसका लेजेंड को, इस स्टोरी को डिस्क्राइब करने का मकसद ये है कि जब नॉवल का एंड होगा ना, तो वहाँ पे ये थोड़ी रिलेट करेगी उसके साथ, तो इसीलिए अभी इसको डिस्क्राइब कर दिया गया है। आगे जो है मिस्टर ग्लेग की बात है कि मिस्टर ग्लेग बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं, इसीलिए वो अपनी वाइफ को कन्विंस करते हैं कि इस झगड़े के नतीजे में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वो मिस्टर टलिवर से पैसे डिमांड करे, उसने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर है, मिसेस पलेट जो है वो मिसेस ग्लेग के पास जाती हैं, जैसा कि मिसेस टलिवर ने उनको कहा होता है कि डिस्कस करें और उनको कन्विंस करें कि पैसे ना लें, तो वो जाके कन्विंस करती हैं। लेकिन अभी कि वो कन्विंस करती है तो मिस्टर डेलिवर का एक नोट मिसेस ग्लेग को मिल जाता है, जिसके ऊपर लिखा होता है कि वो जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि उनके पैसे रिटर्न कर दें, जिसमें मिसेस क्लर्क को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती हैं कि बस ठीक है, ये बंदा तो खुद रिटर्न करने चाह रहा है, तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगी कि इसको बोलूँ कि बिल्कुल मुझे रिटर्न ना करो, जबकि वो खुद विलिंग है रिटर्न करने के लिए। दूसरी तरफ मिस्टर टलिवर ने लिख तो दिया कि मैं रिटर्न करूँगा, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने रिटर्न करना कैसे है, क्योंकि उनके पास पैसे अभी तक जमा नहीं हुए। उन्होंने अपनी बहन से भी माँगे थे, बहन भी नहीं सही से दे सकी, और अभी उनके पास कोई ख़ास पैसे जमा नहीं हुए। दूसरी तरफ मिस्टर वेकम हैं, जो कि वो सोच रहे हैं कि एक लॉयर है, मैं उनसे कुछ बातचीत करूँ, उनकी मदद लूँ या उनसे पैसों का डिमांड करूँ, लेकिन वो सोच रहे हैं अगर वो इस दुनिया में आखिरी बंदे हुए ना, तो शायद वो जाके लें अम, मिस्टर वेकम से पैसे, वरना वो नहीं लेंगे। नेक्स्ट बुक हमारे पास स्टार्ट होती है स्कूल टाइम, जिसका फर्स्ट चैप्टर है टॉम्स फर्स्ट हाफ, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्कूल टाइम इसलिए कि टॉम को स्कूल में भेज दिया गया है, और किंग्स लॉटन का एरिया है जहाँ पे उसको भेजा गया है, वो स्कूल है उसका। और वहीं पे कभी-कभी मैगी उससे मिलने जाया करती है तकरीबन कुछ दिनों बाद। तो मैगी उससे मिलने जाती है और वहाँ जाके मैगी जो मिस्टर स्टेलिंग हैं, जो उसके टीचर हैं, उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि पहले उसने, आपको याद होगा, फर्स्ट चैप्टर में भी मिस्टर राइली को इम्प्रेस करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे भी वो उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, अपनी क्लेवरनेस, अपने इंटेलेक्चुअल स्किल्स उनको दिखा के, और वो इम्प्रेस होते भी हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो ये काम तो करने में कामयाब नहीं हो पाएगी कि वो स्कूल तक पहुँच जाए, कि वहाँ पढ़ना लग जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा कि जस्ट बिकॉज़ कि वो एक लड़की थी, वो अपने वहाँ पे रह के, भाई के साथ ही इवन रह के नहीं पढ़ सकती थी, उसको अपने घर पे ही रहना था, वो सिर्फ़ मिलने के लिए जाया करती थी। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है द क्रिसमस हॉलिडेज़, जिसमें टॉम जो है वो डॉलकॉट मिल पे छुट्टियाँ गुज़ारने आता है, जो उसको क्रिसमस की मिलती हैं, और मिस्टर पिवार्ड जो हैं वो इनके नेबरिंग फार्मर हैं, इनके साथ ही इनके नेबर हैं, और साथ में फार्मिंग भी करते हैं। वो क्या करते हैं, वो मिल की जो वाटर पावर होती है, उसके कंट्रोल्स अपने हाथ में लेके उसको इस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं कि इनकी क्रॉप्स इफ़ेक्ट हो, इनके पास पानी का बहाव कम जाए, जिससे इनकी क्रॉप्स इफ़ेक्ट हों, किसकी? टलिवर्स की। तो ये उनके दरमियान एक छोटा-सा झगड़ा चलना शुरू हो जाता है, और इस झगड़े के नतीजे में ये होता है कि मिस्टर जो टलिवर हैं, उनको पूरा शक होता है कि ये मिस्टर पिवार्ड जो हैं, इनको बैक पे सपोर्ट मिस्टर वेकम की है, जो कि लॉयर का भी पीछे ज़िक्र हुआ था। और टॉम को पता चलता है कि जो वेकम है, उसका बेटा भी, मिस्टर वेकम का बेटा जो है, वो मिस्टर स्टेलिंग के पास पढ़ने आने वाला है, मतलब टॉम का क्लासमेट या बैचमेट बनने वाला है। और नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है द न्यू स्कूल फेलो, जहाँ पे वेकम का बेटा फिलिप वेकम आ जाता है वहाँ पढ़ने टॉम के साथ, टॉम से मिलता है। अब उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमें बताई गई है कि वो किस तरह का है। उसकी जो बैक है वो हंच बैक है, यानी कि जो उसकी स्पाइनल कोड थी वो डिफॉर्म्ड है, थोड़ी-सी जैसे होता है ना, झुक गया है उसका कद, और उसकी कमर जो है वो ऊँची-सी हो गई है। उसका रीज़न ये है कि बचपन में उसका एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उसकी स्पाइनल कोड डिफॉर्म हो गई, उसकी शेप खराब हो गई। अब यहाँ इनकी सुपीरियॉरिटी की बातें लिखी हैं कि फिलिप जो है वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, और टॉम जो है उसकी जो सुपीरियॉरिटी है वो फिज़िकैलिटी में है। उसके फिज़िकल मूव्स बहुत अच्छे हैं, वो फिज़िकली बहुत फिट है, जबकि फिलिप फिज़िकली फिट नहीं हो सकता, इन द सेंस क्यों? क्योंकि उसका एक हंचबैक है, वो स्ट्रेट नहीं खड़ा हो सकता, तो ऑब्वियसली उसके अंदर फिज़िकल डिफेक्ट्स हैं थोड़े, लेकिन वो इंटेलेक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये इन दोनों की एक-एक हम कह सकते हैं एक दूसरे के ऊपर सुपीरियॉरिटी के रीज़न्स हैं, और यहाँ पे उनकी आपस में कोई ख़ास अच्छी बन नहीं रही, क्यों? क्योंकि उनके फादर्स जो हैं वो आपस में उनकी अच्छी नहीं बनती, सिर्फ़ इस रीज़न की वज़ह से उनकी भी आपस में अच्छी नहीं बन रही। हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है द यंग आइडिया, जहाँ पे टॉम जो है वो अब फिलिप को थोड़ा-थोड़ा एन्जॉय करने लगा है उसकी प्रेज़ेंस को, क्योंकि वो आपस में बैठ के बातें करते हैं, और टॉम को जो फिज़िकल एजुकेशन सिखा रहे हैं वो मिस्टर पोल्टर हैं। फ़िलिप को तो नहीं इस तरह की सिखा सकते, टॉम को स्वर्ड के साथ लड़ना और इस टाइप की चीज़ें काफ़ी सिखाई जा रही हैं, लेकिन ये लोग आपस में बातें करते हैं तो थोड़ा एन्जॉय करें, क्योंकि टॉम पहले बोर हो जाया करता था, उसके पास बिल्कुल ही कोई नहीं होता था। अब उसके पास फ़िलिप वेकम है, तो वो थोड़ा एन्जॉय करने लगा है अपनी उस लाइफ़ को।
आगे हम देखते हैं कि मिस्टर पोल्टर के साथ वो जाके उनसे स्वर्ड एक हफ्ते के लिए उधार पे लेता है। उसका रीज़न क्या है कि उसकी ना फ़िलिप से लड़ाई हुई होती है, तो वो सोचता है कि भई फ़िलिप, उसके दिमाग में नहीं होता कि मैंने करना क्या है, बस वो सोचता है कि फ़िलिप को अंडर एस्टिमेट करेगा या कुछ करेगा, जिसके लिए वो स्वर्ड अपने पास 1 हफ़्ते के लिए मँगवा के रख लेता है। उसके लिए थोड़ी-सी ब्राइबरी, मतलब यानी कि रिश्वत देता है अपने टीचर को और उनसे 1 हफ़्ते के लिए उनके स्वर्ड अपने पास रख लेता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास मैगी का सेकंड विज़िट होता है, जिसमें वो आती है और अब वो फ़िलिप की मौजूदगी में पहली दफ़ा आई है। फ़िलिप जो है वो मैगी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है क्योंकि वो बड़ी इंटेलिजेंट होती है, बड़ी क्लेवर होती है। वो क्या करता है, टॉम आता है उसके पास, मैगी के पास, अपनी बहन के पास, और उसको दिखाता है कि स्वर्ड के साथ क्या कुछ कर सकता है। स्वर्ड के मूव्स दिखाता है, शो ऑफ करने की कोशिश करता है। इसी चक्कर में उसकी जो स्वर्ड है वो उसके पाँव पे गिर जाती है और उसको लगती है चोट और वो बेहोश हो जाता है, इस डर के मारे कि पता नहीं मेरा पाँव कट गया या क्या हो गया और पता नहीं मैं माज़ूर ना हो जाऊँ, और वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में टॉम जो है अब वो हॉस्पिटल में है, उसकी पट्टी वगैरह हो चुकी है और टॉम उठा है तो उसको बड़ा डर लग रहा है, ये पूछते हुए कि कहीं मैं परमानेंटली जो है वो माज़ूर तो नहीं हो गया, मेरे पाँव के साथ क्या हुआ? तो फ़िलिप जो है वो बड़ा इस चीज़ को फ़ील करता है अच्छे से, क्योंकि फ़िलिप की खुद की हंचबैक होती है, तो उसको पता होता है कि फ़िज़िकल डिफ़ॉर्मिटी का क्या एक बंदा फ़ील कैसा करता है। तो वो जाता है उसके पास, टॉम के पास, और उसको पूरा यकीन दिलाता है कि नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और तुम्हारा पाँव ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसे तुम सोच रहे हो। इससे उन दोनों के दरमियान के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फ़िलिप और मैगी भी काफ़ी क्लोज़ हो जाते हैं। वो पहले ही उससे बड़ा इम्प्रेस्ड होता है और मैगी भी उससे इम्प्रेस हो रही होती है, क्योंकि दोनों का इंटेलेक्चुअल लेवल तकरीबन बिल्कुल सेम होता है और वो दोनों एक-दूसरे से बड़े इस बात पे इम्प्रेस हो रहे होते हैं। इसीलिए वो दोनों एक-दूसरे के बड़े क्लोज़ आ जाते हैं। लेकिन लव सीन इस चैप्टर का नाम क्यों है कि वो इतने क्लोज़ आ जाते हैं, लेकिन मैगी जो है वो कभी उसको अपने आप को किस करने की इजाज़त नहीं देती। वो कहती है हाँ, नेक्स्ट टाइम के बारे में मैं सोचूँगी, नेक्स्ट टाइम। फिर वो प्रॉमिस करती है कि चलो नेक्स्ट टाइम हम ऐसा करेंगे, अभी नहीं, अभी के लिए वो नहीं इजाज़त देती। उसका रीज़न क्या है कि उन दोनों के फादर्स की आपस में नहीं बनती और इस चीज़ से मैगी को थोड़ा डर लगता है कि कहीं वो फ़िलिप के करीब होके अपने भाई को और अपने बाप को दुःख ना दे, इसीलिए वो उसके ज़्यादा करीब नहीं आती। नेक्स्ट चैप्टर, इस बुक का लास्ट चैप्टर हमारे पास है द गोल्डन गेट्स आर पास, जिसके अंदर मिस्टर टलिवर जो हैं वो लॉ सूट में एंटर हो गए, मतलब कि अब उनके ऊपर कोर्ट का केस उन्होंने फाइल किया मिस्टर पिवार्ड के अगेंस्ट, जिसको रिप्रेजेंट करे हैं मिस्टर विकम लॉयर की हैसियत से। और केस क्या है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था उनका आपस में मिल का और जो पानी मिल के सामने से गुजरता है उसका थोड़ा सा झगड़ा था। अब टाइम उन्होंने थोड़ा पास कर दिया है नॉवल के अंदर। टॉम जो है वो 16 इयर्स का हो चुका है, मैगी 13 की, दोनों टीनेज में एंटर हो गए हैं। टॉम को पूरा यकीन है कि मेरा फादर जीत जाएगा। अब मैगी क्या होता है, मैगी आती है उधर टॉम के स्कूल में और उसको आके बताती है कि हमारे फादर मिस्टर टलिवर जो हैं वो लॉ सूट हार चुके हैं, उनका केस वो हार चुके हैं और हारने के बाद वो घोड़े पे जा रहे थे और बड़े ही ज़्यादा टेंशन में थे और वो घोड़े से भी नीचे गिर चुके हैं और अब उनकी ऐसी हालत हो चुकी है कि वो किसी को भी नहीं पहचान रहे सिवाय मैगी के। वो उठते हैं, बेहोश हो जाते हैं, उठते हैं, बेहोश हो जाते हैं और वो किसी को भी रिकॉग्नाइज़ भी नहीं कर पा रहे। उनको पता नहीं क्या हो गया। वो ये सारी सिचुएशन बताने टॉम को आती है। थर्ड जो बुक है हमारे पास जो अब स्टार्ट हुई है वो है द डाउनफॉल, जहाँ पे टलिवर्स का काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा। क्या होता है, पहला तो आप चीज़ देख ही चुके हैं जो बुक 2 के एंड में हुई है, वो क्या है कि मिस्टर टलिवर की हालत भी ख़राब हो गई है, वो कोर्ट का केस भी हार चुके हैं और अब उनकी ज़हनी, दिमागी, जिस्मानी हालत भी ठीक नहीं है और उनकी फाइनेंशियल हालत भी बुरी होने जा रही है इसके अंदर। तो चैप्टर 1 हमारे पास है व्हाट हैड हैपेंड एट होम। ये इसलिए कि अब टॉम वापस आता है अपने घर देखने के लिए कि क्या हुआ है। लेकिन अभी टॉम वापस पहुँचा नहीं है, वो वहाँ से मैगी के साथ निकल चुका है कि वो वापस आ जाए। लेकिन इस तरफ का हमें सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पे मिस्टर टलिवर अब कोई बंदा ढूँढ रहे हैं कि जो उनसे मिल खरीद ले। उससे ये होगा कि मिल खरीदेंगे, उनको पैसे मिल जाएँगे, वो फाइनेंशियली थोड़ा खुद को स्टेबल कर सकेंगे। और साथ ही आप लोगों ने ये चीज़ भी याद रखनी है कि उन्होंने मिसेज़ ग्लेग को भी नोट लिख दिया था कि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूँगा। तो अब क्या होता है, जो मिसेस टलिवर हैं, मिस्टर टलिवर की जो वाइफ़ हैं, उनको भी मिस्टर टलिवर ने कहा होता है कि अब तुम और मज़ीद लोन लेके आओ अपनी बहन पलट से। अब पहले ही एक बहन का लोन उतारना था, अभी दूसरी बहन से भी लोन लेने की ज़रूरत पड़ गई है केस हारने की वजह से। तो अब मिस्टर फिरले जो हैं, जिनका सोचा होता है मिस्टर टलिवर ने कि ये तो मुझसे मिल खरीद लेंगे, वो क्या करते हैं, उनके पास ना मिल को मॉर्टगेज कराया जाता है। मॉर्टगेज यानी कि गिरवी रखवाया जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो जो गिरवी उनके पास रखी होती है, वो उठा के मिस्टर वेकिम को बेच देते हैं, वो गिरवी रखी हुई मिल ही। लेकिन अब क्या होता है कि गिरवी रखी हुई छुड़ाने के लिए उनको थोड़े से पैसे चाहिए होते हैं, जो उन्होंने कहा होता है मिसेस पलेट से लोन लाने के लिए कहा होता है अपनी बीवी को, कि वो लाएगी लोन, तो हम वो पैसे देके अपनी मिल छुड़ा सकेंगे। लेकिन अभी मिल तो मॉर्टगेज है फिलहाल। टॉम जब घर आता है
और वो ये सारी सिचुएशन देखता है, तो वो मैगी को कहता है, "तुमने फ़िलिप के कभी भी बात नहीं करनी", क्योंकि उसने देखा होता है कि इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ दोस्ती तो हो ही गई है एटलीस्ट, तो वो कहता है कि तुमने उससे कभी बात नहीं करनी क्योंकि उनकी वज़ह से हमारे इतने बुरे हालात हुए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 2 है, यहाँ पे टॉम और मैगी जब घर आ चुके हैं, तो वो देखते हैं कि उनकी मदर उनको एक्सप्लेन करती है कि हमारा फर्नीचर किधर चला गया। उनका फर्नीचर ना निकल रहा होता है घर से, तो वो कहती है, "हमने फर्नीचर बेच दिया है, सिर्फ़ इसलिए कि हम अपने हालात को फर्नीचर बेच के थोड़ा बेहतर कर सकें।" और ये बात मिस्टर टलिवर को नहीं पता क्योंकि वो बेहोश हैं। वो घर के ऊपर वाले पोर्शन में बेहोश पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो उनको नहीं ये बात पता फर्नीचर बिकने वाली। जो चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है द फैमिली काउंसिल, उसके अंदर उनकी आंट्स और अंकल्स फिर से आते हैं, लेकिन इस बार मिस्टर डीन नहीं आते, उनकी अपनी कोई मसरूफियात होती हैं जिसकी वज़ह से वो नहीं आते। जो पलेट हैं और डीन हैं, दोनों उनकी जो वाइव्स हैं वो ऑफ़र करती हैं कि हम तुम्हारी फर्नीचर की कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं। उससे क्या होगा कि तुम लोगों की मदद भी हो जाएगी और चीज़ें भी हमारे पास रहेंगी। कभी भी तुम लोगों को वापस लेनी हुई तो हमसे वापस खरीद लेना। तो हम तुम लोगों की ऐसे फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं। लेकिन टॉम कहता है कि इस तरह से हमारी हेल्प ना करें। अगर आपको हमारी हेल्प करनी ही है तो हमें विल के पैसे दे दें। अब ये विल के पैसे क्या हैं कि इनकी फैमिली का कोई ट्रेडिशन है कि सारे जो आंट्स एंड अंकल्स हैं, वो बच्चों के लिए कोई पैसे छोड़ते हैं। अपने बहन या भाइयों के बच्चों के लिए कुछ पैसे छोड़ते हैं कि उनकी डेथ के बाद उनके बच्चे बिल्कुल ही फाइनेंशियली लाइक एम्प्टी हैंडेड ना हो जाएँ, उनके पास कुछ अमाउंट हो। तो टॉम कहता है कि आप लोगों ने वैसे भी तो हमें कभी न कभी इन फ्यूचर देने ही है, अभी दे दें, अभी हम उनसे अपनी हेल्प कर लेंगे। लेकिन इस पे जो फैमिली वाले सब लोग हैं, वो एग्री नहीं करते। मिसेज़ मॉस भी आती हैं, वो कौन हैं? वो मिस्टर टलिवर की जो बहन थीं, जिनका नाम ग्रिटी था, वो भी आती हैं और वो इस बात पे बड़ा दुःख का इज़हार करती हैं कि उन्होंने अपने भाई की मदद नहीं की। भाई ने उनसे पैसे माँगे थे 300 पाउंड्स ताकि जो लोन ही उन्होंने दिया था, वो वापस माँगे थे, लेकिन वो नहीं दे पाईं, इस बात पे वो बहुत दुखी होती हैं। आगे हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है, वैनिशिंग ग्लीम। जिसमें ये होता है कि मिसेज़ मॉस जो पैसे पे दुःख कर रही होती हैं कि मैंने अपने भाई को अपना लोन रिटर्न नहीं किया। तो इस पे टॉम कहते हैं कि कुछ नहीं होता, अगर हमारे फ़ादर अभी उठे भी होते ना, तो भी वो आपसे आपका लोन वापस ना माँगते। वो कहते हैं कि कुछ नहीं होता, अगर आप नहीं कर सकती तो रहने दें। तो इस पे टॉम कहता है कि आपके खुद के भी हालात अच्छे नहीं हैं, तो आप वापस ना करें। लेकिन फिर मिसेज़ मॉस और ये मिस्टर जो ग्लेग हैं, वो यही कहते हैं मिस्टर ग्लेग कि अगर इस तरह से तुम लोगों का सारा फर्नीचर बिक गया, मिल बिक गई, सब कुछ बिक गया, तो भी बैंक ये देखेगा कि तुम लोगों के पास किस-किस का लोन है, वो फिर उनसे वापस लेके देगा। तो मिसेज़ मॉस से तब लोन बैंक वापस निकलवा के देगा। तो इस चीज़ पे टॉम कहता है कि नहीं, हम मिसेज़ मॉस से लोन नहीं वापस अपना माँगना चाहते, तो हम वो नोट ढूँढते हैं जिसपे इन लोगों के साइन है, जो लोन लेते वक़्त, देते वक़्त इन्होंने साइन किया था, वो हम नोट उठा के छुपा देते हैं या फाड़ देते हैं। वो नोट ढूँढने के लिए ये लोग जाते हैं, मिसेज़ मॉस, मिस्टर ग्लेग, टॉम और मैगी मिस्टर टलिवर के रूम में नोट ढूँढते हैं। अभी वो श्योर हो जाते हैं उनसे कुछ अलमारी का, जिससे मिस्टर टलिवर उठ जाते हैं, उनकी कॉन्शसनेस वापस आती है और वो थोड़ा-बहुता याद करना शुरू करते हैं। उनको क्या याद आता है, वो यही बोलना शुरू करते हैं कि जो कुछ भी हुआ है, सब कुछ वेकम की वज़ह से हुआ है और उस लॉक की वज़ह से हुआ है, जो वेकम के ही हाथ में है तकरीबन, वो यही समझ रहे होते हैं। तो सारा जो मलबा है वो वेकम के ऊपर गिरा रहे होते हैं। अब क्या होता है कि नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास कि टॉम जो है वो सेंट और जाता है और वो क्या करता है, मिस्टर डीन जो हैं, जो कि उस दिन नहीं आए थे घर पे, उनसे एडवाइस माँगता है और उनसे कहता है मुझे कोई जॉब दिला दें। मैं कोई छोटा-मोटा काम करना चाहता हूँ, अपनी फैमिली की मदद करना चाहता हूँ, उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। लेकिन वो कहते हैं कि तुम अभी छोटे हो, तुम अभी कोई काम नहीं कर सकते और मतलब उसको डिस्करेज करके भेज देते हैं और कोई ख़ास एडवाइस भी अच्छी नहीं देते। अगले चैप्टर में हमारे पास बॉब जेकिन, जो कि अब उसकी एंट्री वापस से हुई है, 19 इयर्स का हो गया, ऑब्वियसली टाइम गुज़र है तो वो भी बड़ा हो गया, वो टॉम को देखने के लिए आया है। वो देखने के लिए आता है और साथ ही वो देखता है कि इन लोगों का फर्नीचर भी बिक गया, सब कुछ हो गया। तो वहाँ पे उसको थोड़े मनी ऑफ़र करता है। वो कहता है तुम मुझसे थोड़े से पैसे ले लो, कभी हो अच्छा मौका तो रिटर्न कर देना। इस तरह से वो टॉम को पैसे भी ऑफ़र करता है, लेकिन टॉम नहीं लेता उससे कोई भी पैसे। वो रीज़न ये होता है कि टॉम ने एक दफ़ा एक पॉकेट नाइफ़ दी होती है बॉब जेकिन को, जो कि उसको बड़ी पसंद होती है, तो वो कहता है कि चलो इसके बदले तुम मुझसे अब पैसे ही ले लो, लेकिन वो कहता है नहीं, मैंने गिफ्ट इस बदले में नहीं दिया था कि मैं कभी पैसे लूँ। आगे हमारे पास जो चैप्टर नंबर 7 है, उसमें क्या होता है कि मिसेज़ टलिवर जो है वो कहती हैं मैंने कुछ घर में अचार बनाए हैं जिनको मैं अब सेल करने जा रही हूँ और इससे मैं कुछ कमा सकती हूँ। तो वो ये घर पे ये बता के जाती है, लेकिन वो मिस्टर वेकम के ऑफ़िस में चली जाती है और उनसे वहाँ पे मिन्नतें करना शुरू कर देती है कि प्लीज़ हमारा मिल आप ना खरीदें। और मतलब मेरे हस्बैंड के साथ वो अपने सारे दुखड़े उनको सुनाती है और वो साथ में कहती है कि ऐसा कुछ नहीं करना, नहीं तो हमारा बहुत ही बुरे हाल हो जाएँगे। और घर में उसने किसी को नहीं बताया होता कि वो क्या करने जा रही है बाहर।
नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है डे लाइट ऑन द रेक, जिसके अंदर मिस्टर वेकन जो हैं उन्होंने मिसेस टलिवर की बात सुनने के बावजूद कोई भी उनकी बात नहीं मानी और वो मिल को खरीद लेता है उस बंदे से जिसने उनके पास मॉर्गेज रखवाई होती है। अब वो मिल उसकी हो गई, मतलब अब जो ओनरशिप है मिस्टर वेकम की हो गई मिस्टर टलिवर के मिल पे। मिस्टर टलिवर की भी मीन वाइल जो है वो कॉन्शियसनेस में वापस आते हैं, होश आता है, उठ के आते हैं तो देखते हैं कि फर्नीचर ही गायब है। और फर्नीचर की उनको जब स्टोरी पता चलती है उनको और दुख होता है कि मेरा सारा फर्नीचर ही बिक गया है, और साथ ही उनको ये भी पता चलता है कि मिस्टर वेकम ने मिल खरीद ली है, तो वो मजीद दुखी होते हैं। और मिस्टर वेकम ने क्या कहा होता है कि अगर मिस्टर टलिवर चाहते हैं तो वो एज मैनेजर आके काम कर सकते हैं अपने ही मिल पे, मतलब जहाँ पे जिस मिल में पहले उनकी ओनरशिप थी, अब उस मिल में वो उनको एज एन एम्प्लॉय रखना चाहता है मिस्टर वेकम। लास्ट चैप्टर इस बुक का हमारे पास है एन आइटम एडेड टू द फैमिली रजिस्टर। फैमिली रजिस्टर को यहाँ पे मैं बताती चलूँ वो क्या होता है। ये भी इनका एक तरह का ट्रेडिशन है। वो ये कि इनकी फैमिली रजिस्टर होता है, फैमिली बाइबल भी उसको कहते हैं, जिसके अंदर उन्होंने लिखा होता है कि इस फैमिली में अगर लोग मर भी जाएं, कि कोई मेंबर्स मर भी गए, तो ये इनके मकासद हैं जो इन्होंने पूरे करने हैं, ये इनके कुछ प्रोमिस हैं जो इन्होंने इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो मिस्टर वेकम के बारे में लिखते हैं, लिखवाता है टॉम के हाथ से मिस्टर टलिवर के, लिखो इसके अंदर कि अगर मुझे कुछ हो भी गया, यानी मिस्टर टलिवर को कुछ हो भी गया, तो मिस्टर वेकम को हम लोग माफ नहीं करेंगे और उनसे टॉम बदला लेगा। और टॉम ये चीज लिखता भी है और इस चीज का प्रॉमिस भी करता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है, सॉरी नेक्स्ट बुक हमारे पास है, हमारी नेक्स्ट बुक स्टार्ट हो रही है बुक नंबर 4, द वैल्यू ऑफ ह्यूमिलिएशन। यहाँ पे क्या होता है, जो चैप्टर नंबर 1 है इसके अंदर सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा ये बताया है, नेरेटर ने स्टोरी से ब्रेक लेके ये बताया, क्योंकि पीछे हमने ट्रेडिशन की बात बार बार की, तो यहाँ पे उसने बताया कि ये जो इनकी फैमिली है ये ट्रेडिशन को बड़ा वैल्यू करती है, और ट्रेडिशन के अलावा रिलीजन को भी वैल्यू करती है, लेकिन रिलीजन को सिर्फ और सिर्फ एज ट्रेडिशन लेके चलती है, आदत जैसे हो जाती है ना, तो आदत के तौर पे ये लोग रिलीजन को लेके चल रहे हैं, और कोई बहुत ज़्यादा रिलीजियस किस्म के लोग नहीं हैं। टॉम दूसरी तरफ जैसे वो एजुकेशन में जाता है तो वहाँ पे वो कॉमन सेंस और इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करने लगता है, तो वो रिलीजन से थोड़ा-सा दूर हटता चला जाता है। दूसरी तरफ मैगी भी जो है वो भी स्पिरिचुअलिटी की तलाश में ही होती है। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है द टॉर्न नेस्ट इज pierced बाय द थॉर्न्स, जिसके अंदर टॉम जो है जब वो पीछे मिस्टर डीन के पास जाता है और उनसे कहता है, रिक्वेस्ट करता है जॉब का, तो वो उसको अपने पास अब रखते हैं, ट्रेनिंग देते हैं बुक कीपिंग की, और वो कहते हैं कि यहाँ पे वो अपनी जॉब को भी कंटिन्यू करे, पहले ट्रेनिंग ले, काम सीखे और उसके बाद काम करे भी सही। और दूसरी तरफ मिस्टर टेलीवर जो हैं अब वो अपने मिल पे काम करना शुरू हो गए हैं एज मैनेजर। वो वहाँ पे उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली है, जबकि उनका दिल बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मजबूरन उनको ये ऑफर एक्सेप्ट करनी पड़ी है कि वो मिल पे एज मैनेजर काम कर लें। अब उसी मिल में जो उनकी पहले ओनरशिप में थी, अब वो मुलाजिम बन के रह गए हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इसलिए चलो मिल के अंदर एंटर होगा, हो सकता है मिल की ओनरशिप एक दिन वापस हासिल कर लूँ। दूसरी तरफ मैगी की इंटरनल स्ट्रगल कंटिन्यू हो रही है। क्या इंटरनल स्ट्रगल, कि उसको समझ नहीं आ रही, वही एक तो रिलीजन और कॉमन सेंस और स्पिरिचुअलिटी, इनके बारे में उसकी इंटरनल स्ट्रगल। दूसरी तरफ उसको फिलिप और अपने फैमिली के दरमियान भी किसी को चूज़ करना पड़ेगा, तो उसको नहीं समझ आ रही कि इसमें क्या करे। फिलिप के लिए भी वो थोड़ी फीलिंग्स रखती है, इमोशंस रखती है, और अपने भाई और अपने फादर उनके लिए भी, तो उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि उसको कौन-सी साइड को चूज़ करना है। इस बुक का लास्ट चैप्टर, छोटी-सी ही बुक 4 थी, जिसका लास्ट चैप्टर है अ वॉइस फ्रॉम द पास्ट, जिसमें बॉब जेकिन आता है और मैगी के लिए कुछ बुक्स लेकर आता है। अब वो बुक्स क्यों लेकर आया है, क्योंकि जब उनका फर्नीचर बिकता था तो मैगी की काफ़ी बुक्स उसमें बिक गई थी। तो अब बॉब जेकिन को ये अंदाज़ा था कि मैगी कितनी एक इंटेलेक्चुअल बच्ची है, कितना उसको शौक है पढ़ने का, तो वो उसके लिए कुछ बुक्स लेके आता है एज़ गिफ्ट। तो उसमें टॉमस ए केम्पस की एक बुक होती है, इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, जो कि जब मैगी उसको पढ़ती है तो उसको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। जो उसकी एक इंटरनल स्ट्रगल होती है वो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाती है और उसको समझ में आता है कि उसने क्या करना है अपनी लाइफ़ में। अब वो क्या करती है, वो सबको कहती है कि मैं फैमिली के फंड में भी कंट्रीब्यूट करूँगी, मतलब मैं भी कोई काम करूँगी। उसके लिए वो सिलाई शुरू कर देती है और वो इस तरीके से अपनी फैमिली की हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट बुक हमारे पास बुक नंबर 5 है, व्हीट एंड टेयर्स, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 1 है इन द रेड डीप्स। और इसमें क्या होता है, मिस्टर वेकम जो है अब वो मिलने के लिए आए हैं, अम, टलिवर्स से मिलने के लिए आए हैं। और अब यहाँ पे क्या होता है, मैगी जब देखती है उनको आता हुआ और फिलिप को साथ आता हुआ, तो मैगी कमरे में जाके, घर में अंदर जाके छुप जाती है। लेकिन क्या होता है कि वो नीचे जब बैठ जाते हैं तो मैगी वहाँ से निकल के बाहर चली जाती है। बाहर जब वो फॉरेस्ट, रेड डीप्स जो है सामने एक तरह का फॉरेस्ट है, काफ़ी दरख्त-दरख्त वाला जंगल टाइप एरिया, वहाँ पे जाके वॉक करने लगती है, तो फिलिप उसको देख के बाहर आ जाता है। उसको नहीं पता होता कि वो फिलिप उसको देख चुका है, लेकिन फिलिप भी बाहर आता है और इस तरह उनकी मुलाकात होती है उस एरिया में। और वहाँ पे फिलिप उससे पूछता है, उसने लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा उसने फिलिप को प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर किस करूँगी। लेकिन अभी वो फिर उस चीज़ में कन्फ्यूज़्ड है, तो वो एज़ सच कोई अपना
बात इस बारे में नहीं करती। फ़िलिप उसकी रिक्वेस्ट करता है उससे काफ़ी कि प्लीज़ हम ना इस तरह से मिलते रहें बार-बार, लेकिन वो कहती है नहीं मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा, मैं तुमसे मज़ीद नहीं मिल सकती, और वो उसको बता देती है कि हमारे फादर्स की आपस में जैसे रिलेशन है उसकी वज़ह से मैं तुमसे नहीं मिल सकती, लेकिन वो फिर भी उससे रिक्वेस्ट करता है और वो कहती है चलो इस बारे में मैं सोचूँगी कि मुझे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास उसके अंदर क्या होता है कि टॉम जो है उसके बारे में सब बहुत खुश होते हैं कि टॉम एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर इंसान बन गया, उसने अपनी फैमिली की बड़ी मदद की है, क्योंकि बॉब जेकिन ने उसको कहा होता है कि कुछ इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि हमारे पैसे हमें डबल ट्रिपल होके मिल सकते हैं, और ये रिस्क होता है, लेकिन वो फिर भी ग्लेग से ही थोड़ा से पैसे लेता है 50 पाउंड्स और उनको इन्वेस्ट करता है, और अब वो 150 पाउंड्स हो चुके होते हैं, जिस पे टॉम बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और पूरी फैमिली भी टॉम की बड़ी ही तारीफ करती है। नेक्स्ट चैप्टर द वेवरिंग बैलेंस हमारे पास जो है, इसमें मैगी जो है वो फिलिप से मिलती है और वो कहती है ये हमारी लास्ट मुलाकात है और उसके बाद हमने नहीं मिलना, और आज से हम दोनों की दोस्ती खत्म हो रही है। वो ये बात करने के लिए उससे अलग में जाके मिलती है। दूसरी तरफ टॉम जो है अब वो देखता है कि क्योंकि मैगी ने कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया फैमिली फंड में, तो टॉम को अंदाज़ा होता है कि मैगी को काफ़ी ज़्यादा शौक था पढ़ने का। तो वो उसको क्या कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक ट्यूटर की ज़रूरत है, मैं तुम्हारा ट्यूटर बन जाता हूँ। जिस पे फिर से मैगी को यही दुःख होता है कि उसको किसी बाहर के स्कूल किसी और जगह पे पढ़ने के लिए नहीं कहा जा रहा, बल्कि घर के ही लोग उसको पढ़ाने पे आ गए हैं कि अब इसको हम ही पढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर भी छोटा-सा एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर है अनदर लव सीन, जिसके अंदर तकरीबन अब यहाँ पे क्या हो चुका है, 1 साल गुज़र चुका है। अब मैगी जो है वो वुड्स में जाती है फ़िलिप से मिलने के लिए। अभी 1 साल पहले हमने देखा था कि वो उसको मना करी थी कि हमने आइंदा नहीं मिलना, हम लोगों की दोस्ती अब ख़त्म हो गई। लेकिन अब 1 साल बाद फिर से खुद पे कंट्रोल ना रखते हुए वो जाती है उससे मिलने के लिए। तो फ़िलिप वहाँ पे उसको एक तरह का हम कह सकते हैं प्रपोज़ करता है। वो उसको कहता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और हम लोगों को आगे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मैगी कहती है नहीं, हम लोगों का कोई इकट्ठा फ्यूचर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे फादर्स का आपस में जो एक तरह की दुश्मनी हो चुकी है, हम लोग अपना फ्यूचर इकट्ठे नहीं कर सकते। मेरी फैमिली को इससे बहुत दुःख होगा, जो कि मैं नहीं कर सकती और अपनी फैमिली को बिल्कुल दुःख नहीं दे सकती हूँ। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है अब द क्लोवन ट्री, जिसके अंदर मिसेस पलट जो होती हैं वो देखती हैं ना कि फिलिप जो है उन्होंने उसको वुड्स में जाते हुए देखा होता है। तो वो बताती हैं कि मैंने फिलिप को देखा है बाहर वुड्स में जाते हुए। टॉम जो है, ये मिसेस पलट इनके पास आई नहीं है। अब टॉम जो है उसको याद आता है कि मैगी भी वहीं कहीं थी। तो उसको शक हो जाता है कि इनके दरमियान कुछ तो ऐसा चल रहा है, कोई सीक्रेट रिलेशन है। इस पे जब मैगी से उसकी मुलाकात होती है तो वो मैगी को कहता है कि तुम लोगों के दरमियान क्या ऐसा कोई रिलेशन है, और मैगी इस पे कोई झूठ बोल के कोई इनकार नहीं करती, बल्कि वो स्ट्रेट वे कह देती है कि हाँ, ऐसा है और मैं उससे बिल्कुल मिलने गई थी वहाँ वुड्स में। तो टॉम को बहुत ही गुस्सा आता है, वो मैगी को पकड़ के सीधा उन वुड्स में ले जाता है और वहाँ पे फिलिप होता है, क्योंकि वो भी मिल के आई होती है, तो फिलिप वहीं घूम रहा होता है। तो वो फिलिप को बहुत ज़्यादा बातें सुनाता है और उनका तकरीबन झगड़ा हो जाता है इस बात पे। वो फ़िलिप को मना करता है कि आइंदा वो मैगी के नज़दीक ना नज़र आए, और बातें सुनाते-सुनाते वो फ़िलिप की फ़िज़िकल जो डिफ़ॉर्मिटी होती है, उसकी कमर वाली, आप लोगों को याद होगा स्टार्टिंग में बताया था, तो उस पे भी बात करना शुरू कर देता है। इस पे क्या होता है, फ़िलिप बहुत दुखी होता है, वो चला जाता है। अब टॉम और मैगी की भी लड़ाई होती है, वो कहती है तुमने क्यों फ़िलिप को उसकी फ़िज़िकैलिटी पे डाँटा? उस बात पे उसकी बेइज़्ज़ती करना बिल्कुल नहीं बनती थी, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ये लड़के वो भी उससे सेपरेट हो जाती है और अलग चली जाती है। जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास अब क्या है कि काफ़ी दिन तक मैगी और टॉम की बात नहीं हो रही, क्योंकि वो एक-दूसरे से लड़े हुए हैं। लेकिन अब टॉम जो है वो एक दिन घर आता है और बताता है कि मेरे बैंक में 320 पाउंड्स है और आज से हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए, हमारे बुरे दिन चले गए हैं। तो इस बात पे सब बहुत खुश होते हैं, पूरी फैमिली सेलिब्रेट करती है कि इनका मुश्किल जो टाइम था, वक़्त था, वो चला गया और अब अच्छे वक़्त इनके आ चुके हैं। इस बुक का लास्ट चैप्टर हमारे पास है अ डे ऑफ रेकनिंग, जिसमें टॉम और मिस्टर टलिवर जो है वो तमाम तर क्रेडिटर्स के साथ लंच रखते हैं कि अब हमारे पास इतने पैसे आ गए हैं कि हमारे पास जितने-जितने लोन्स थे हम सारे पे कर देंगे। तो वो सबके साथ लंच रखते हैं, सबको उनके लोन्स पे करते हैं। उसके बाद मिस्टर वेकम से मिलने के लिए मिस्टर टलिवर जाते हैं और बताते हैं कि आज से मैं तुम्हारे अंडर काम नहीं करूँगा और अब मैं मतलब मेरे हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। ये बताते हैं मिस्टर वेकम को, और उन पे गुस्सा भी आया होता है, तो वो क्या करते हैं, दोनों जब वापसी जा रहे होते हैं अपने-अपने हॉर्स पे, तो मिस्टर टलिवर जंप करके उतरते हैं अपने हॉर्स से और मिस्टर वेकम को अटैक करते हैं, काफ़ी बुरी तरीके से मारते हैं। मार तो वो लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी खुद की भी हालत ठीक नहीं होती, तो वो बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि पता है कि पहले वो एक इतनी बुरी हालत से उठ के खड़े हुए थे, तो अब वो बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब होती है, तो मिस्टर टलिवर अपने बच्चों को अपने पास बुलाते हैं, बेड में ही होते हैं और वो कहते हैं कि अब मेरा आखिरी वक़्त आ गया है और मैं मरने वाला हूँ। और वो टॉम को भी याद दहानी कराते हैं कि उनका जो मकसद था मिस्टर बेकम से बदला लेने वाला, वो कभी भी ज़िंदगी में टॉम ने भूलना नहीं है और उनको कभी भी माफ़ भी नहीं करना। तो ये बुक भी हमारी यहाँ पे एंड हो जाती है मिस्टर टलिवर की डेथ से। यहाँ पे मिस्टर टलिवर की डेथ हो जाती है और हमारे पास नेक्स्ट बुक है द ग्रेट टेम्पटेशन,
जिसके अंदर जो चैप्टर नंबर 1 है, अब यहाँ पे क्या स्टार्ट है कि 2 साल गुज़र चुके हैं। 2 साल बाद मिसेज़ डीन की भी डेथ हो चुकी है। इनकी बेटी लूसी थी। अब उसका क्या हुआ कि वो भी कभी किसी के घर रहती है, कभी किसी के घर रहती है। अभी वो फ़िलहाल मिसेज़ टलेवर के घर भी आ जाती है। लेकिन अभी मिसेज़ टलेवर जो है वो डीन्स की तरफ गई हुई हैं कि फिर लूसी के साथ वहाँ पे रहें, बाद में चाहे लूसी को अपने पास ले आएँ, क्योंकि उनकी बेटी थी, अब उसकी केयर भी करनी है। तो अब मिसेज़ टलेवर जो है वो डीन्स की तरफ रहने के लिए गई हुई हैं। लूसी वहाँ पे बताती है मैगी को, क्योंकि वो मैगी को भी अपने साथ लेके गई होती हैं, कि एक फ्रेंड आ रहा है उनका, स्टेफन गेस्ट, जो कि उसके अब्बू, उसके जो फादर हैं वो गेस्ट एंड को के हेड हैं और काफ़ी अच्छे लोग हैं। वो यहाँ पे रहने के लिए आ रहा है। सॉरी, मैं उल्टा बोल गई। वो स्टेफन को बताती है कि मैगी यहाँ पे रहने के लिए आ रही है। अब स्टेफन कौन है? उसका फ्रेंड है, जो मैंने बताया, गेस्टन को के ओनर का बेटा है। उसको बता रही है कि उसकी कज़िन मैगी यहाँ पे रहने के लिए आ रही है, क्योंकि उसकी मदर यहीं पे है। तो इससे स्टेफन को बड़ी उलझन होती है कि क्यों रहने आ रहा है कोई और यहाँ पे, लेकिन क्योंकि वो जानता नहीं होता कि मैगी कैसी होगी। अब फर्स्ट इंप्रेशंस वाले चैप्टर में हमें पता चलता है उनके फर्स्ट इंप्रेशंस एक दूसरे के ऊपर। लूसी जो है वो मैगी जब आ जाती है, उसको बताती है अपनी फीलिंग्स के बारे में, जो स्टेफन के लिए उसके दिल में होती हैं, कि स्टेफन उसको बड़ा पसंद है और शायद स्टेफन भी उसको लाइक करता होगा, ये बताती है। फिर मैगी और स्टेफन की फर्स्ट मीटिंग होती है। स्टेफन आता है तो मैगी को देखता है, उसको बड़ी ही वो प्यारी लगती है, जबकि क्या हमने उसका हुलिया देखा था कि उसके कर्ली से हेयर है और उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी डार्क है। लेकिन स्टेफन को बड़ी अट्रैक्टिव किस्म की वो लगती है। अब क्या होता है कि जो पलेट्स हैं, मिस्टर मिसेस पलेट, वो जाते हैं डीन हाउस को विज़िट करने, मिस्टर डीन के पास, जहाँ पे लूसी भी है, और वहाँ पे आके एज़ यूजुअल वो यही बात कहते हैं कि मैगी का, अब बालों की बात नहीं कर रहे तो उसके इवनिंग वियर की बात करें कि उसने जो कुछ पहना हुआ है, जबकि वो बड़ी हो चुकी है, टीन एज में आ चुकी है, फिर भी उसके ऊपर ऐसे ही कमेंट्स पास कर रहे हैं कि इसके कपड़े बिल्कुल भी ढंग के इसने नहीं पहने जैसे कि पहने होने चाहिए थे। आगे हमारे पास है कॉन्फिडेंशियल मोमेंट्स, जहाँ पे लूसी मैगी से पूछती है कि भई तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन स्टेफ़न के लिए कैसा था? तुम्हें कैसा लगा? क्या वो मेरे लिए ठीक है? मतलब इस तरह के सवाल उससे पूछती है, और साथ ही वो मैगी से फ़िलिप के बारे में भी पूछती है, और उसको पता चल जाता है कि मैगी और फ़िलिप के दरमियान भी कुछ ऐसा है, वो दोनों भी एक-दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन उसको पता होता है कि इनके फादर्स की वज़ह से कभी भी ये लोग मिल नहीं पाएँगे। तो वो कहती है कि नहीं, मैं कोई ऐसा तरीका और रास्ता ज़रूर ढूँढ लूँगी कि जिसमें तुम और फ़िलिप जो है वो शादी कर सकोगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास ब्रदर एंड सिस्टर का है, जिसमें मैगी जो है वो टॉम के पास जाती है, बॉब जैकिन के घर। वो बॉब जैकिन की तरफ होता है तो वहाँ उससे मिलने के लिए जाती है। पहले वो बैठ के वेट करती रहती है टॉम के लिए, जब टॉम आता है वहाँ पे उससे मिलने के लिए, तो वो उसकी परमिशन लेती है कि क्या मैं फ़िलिप को देखने के लिए चला जाऊँ, जिसकी जवाब में एज़ यूजुअल टॉम उसको डाँटता ही है और यही कहता है कि भई उसको अपनी फ़ैमिली और फ़िलिप के दरमियान किसी को चूज़ करना पड़ेगा। ये इजाज़त क्यों लेने आती है, क्योंकि जब टॉम ने उसको डाँटा था, शुरू में तो यही कहा था कि आइंदा तुम मेरी इजाज़त के बगैर उससे मिलने नहीं जाओगी, और वो इतनी ट्रू होती है अपने ब्रदर के साथ कि वो बाकायदा उससे परमिशन लेने के लिए भी आती है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास जो है वो है शोइंग दैट टॉम हैड ओपन द ऑयस्टर, जहाँ पे हमारे पास मिस्टर डीन जो है वो टॉम को बताते हैं कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया। वो जो बुक कीपिंग का काम उसको सिखाया था वो उस टाइम से वही करता आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इस काम करने की वज़ह से अब पता लग गया कि टॉम कितना मैच्योर है और अच्छे से काम कर सकता है, रिस्पॉन्सिबल है। तो मिस्टर गेस्ट उसको ऑफ़र करते हैं अपने बिज़नेस में एक शेयर। ये मिस्टर गेस्ट कौन है? वही स्टेफ़न गेस्ट के फादर। वो उसको ऑफ़र करते हैं कि तुम मेरे साथ बिज़नेस में आ जाओगे तो बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। लेकिन टॉम जो है वो कहता है नहीं, मैंने अपना मिल ही वापस लेना है और मुझे उस मिल को ही खरीदना है, तो आप लोग इसमें तो मेरी हेल्प ना करें। हाँ, अगर आप मिल वापस लेने में मेरी मदद कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर उसमें कर दें। अगले चैप्टर में हमारे पास क्या है कि स्टेफ़न आता है लूसी को देखने, और ज़्यादा से ज़्यादा आता चला जाता है, और उसका रीज़न लूसी नहीं होती, उसका रीज़न मैगी होती है, क्योंकि वो मैगी की तरफ बहुत अट्रैक्शन फ़ील करता है और वो बार-बार लूसी से मिलने के लिए आता है, और लूसी से मिलने की आड़ में वो बेसिकली मैगी को देखने आता है। नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है कि फ़िलिप अब आया है एक दिन इधर ही उन लोगों से मिलने जहाँ पे मैगी स्टे कर रही है, और लूसी भी वहीं पे है और उनकी मदर, वो सारे लोग अभी उधर ही हैं। तो वहाँ पे फ़िलिप आता है, और इससे पहले कि सारे लोग आएँ वो देखता है कि मैगी कहीं अकेले में है, वो उससे बात करने के लिए आता है और वो उससे यही बात करता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, मतलब क्या हम अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोच सकते हैं? इस तरह से उससे बात करता है, और अभी वो बात कर ही रहा होता है कि स्टेफ़न आ जाता है और लूसी भी आ जाती है। लूसी तो इनके बारे में जानती होती है, स्टेफ़न को भी कुछ शक हो जाता है कि इनके दरमियान ज़रूर कुछ है, ये इस तरह से प्राइवेट में क्यों बात कर रहे थे। मिस्टर डीन जो हैं वो डिनर के टाइम पे बहुत ही फ़िलिप से थोड़े ऑकवर्ड किस्म के क्वेश्चन्स करते हैं फार्म्स के बारे में, जो कि बाद में लूसी उनको कहती है कि भई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस तरह के सवाल उससे नहीं करने चाहिए थे, कितना वो एम्बैरेस्ड फ़ील कर रहा होगा। उसके फ़ादर की वज़ह से उसको हमें ऐसे बातें नहीं सुनानी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास है कि फ़िलिप जो है वो अपने फ़ादर के पास जाता है और वो अपना जो लव है टुवर्ड्स मैगी वो पूरा उनको बताता है, और वो कहता है कि भई अगर आप
इस मिल का मसले को हल नहीं करेंगे ना, तो मैं और मैगी कभी भी एक-दूसरे के बारे में अपना फ्यूचर साथ रहने का नहीं सोच सकते। और इसके दरमियान जो आपकी मिल का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व होना ज़रूरी है। तो वो उनको बहुत ज़्यादा कन्विंस करता है कि आपने अब इस मिल को उनको वापस दे दें और ये सारा मसला हल करें, ताकि हम दोनों भी अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोच सकें। नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 9 है, उसमें हमारे पास एक चर्च बाज़ार है, जहाँ पे सब लोगों के अपने-अपने कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं। मैगी का भी यहाँ एक स्टॉल है, जो कि सारे लोग मैगी के स्टॉल पे विज़िट भी कर रहे हैं और उसको भी एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो स्टेफ़न और फ़िलिप भी मैगी के स्टॉल पे आते हैं। अब क्या होता है कि पहले ही फ़िलिप को थोड़ा शक हो रहा होता है। स्टेफ़न को पहले से शक हो रहा होता है, अब फ़िलिप को भी शक होना शुरू हो जाता है कि स्टेफ़न और मैगी के दरमियान शायद कुछ चल रहा है, इसीलिए मैगी मुझे ओके नहीं कर रही। तो ये दोनों को एक-दूसरे के ऊपर शक हो रहा होता है और ये दोनों एक-दूसरे को देख रहे होते हैं कि कौन मैगी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है। दूसरी तरफ लूसी जो है वो कन्विंस करती है मैगी को कि मिस्टर वेकहम देखना ज़रूर सपोर्ट करेंगे, और क्योंकि फ़िलिप उनसे बात करेगा, मैंने फ़िलिप से बात की है, फ़िलिप अपने फ़ादर से बात करेगा और वो इस मिल के मसले को हल कर देंगे, फिर तुम लोग ईज़िली शादी कर सकते हो, क्योंकि वो मिल को गेस्ट एंड को जो बिज़नेस है उसको बेच देंगे और फिर वहाँ से ईज़िली टॉम हासिल कर सकता है। और दूसरी तरफ मैगी जो है, उसको एक न्यू गवर्नेंस की पोज़ीशन मिली है। गवर्नेंस क्या है? जो बच्चों का ध्यान रखती है, आप बेबी केयर टाइप समझ सकते हैं। बच्चों का ध्यान रखना होता है पूरा दिन, तो वो चीज़ जो है वो गवर्नेंस की पोज़ीशन उसको मिली होती है, जो कि लोगों को एक ख़ास पसंद नहीं आती कि ये मैगी किस टाइप के काम में इन्वॉल्व होने लगी है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है, जिसमें मैगी और लूसी जो है वो गेस्ट्स के घर जा रहे हैं, जो कि पार्क हाउस कहलाता है या पार्क हाउस में है। वहाँ पे वो जा रहे हैं किस लिए? कि वहाँ पे एक डांस पार्टी टाइप है। तो अब स्टेफ़न ने सोच रखा होता है कि जब से उसने फ़िलिप के साथ उसको देखा है कि अब उसने मैगी की तरफ अट्रैक्शन को फ़ील नहीं करना। लेकिन जब वहाँ डांस पार्टी में मैगी को देखता है और डांस करते हुए देखता है, तो बिल्कुल वो वापस से ही उसकी तरफ अपनी वो सेम अट्रैक्शन जो है वो फ़ील करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि अब इस डांस पार्टी के बाद वाली मॉर्निंग में फ़िलिप विज़िट करता है उनके घर, जहाँ पे मैगी ठहरी होती है, और वहाँ पे वो मैगी से ही मिलता है आके और कहता है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम और स्टेफ़न जो हो उनका भी आपस में कोई रिलेशन है, लेकिन मैगी मुसलसल ये कहती है कि तुम्हारी उसकी वज़ह से जो हमारे फ़ादर्स का मसला चल रहा था, उसकी वज़ह से मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच सकती। वो बताता है कि मैं अपने फ़ादर से बात की है और ये मसला जल्द हल हो जाएगा, लेकिन स्टिल उनके दरमियान कोई ख़ास अच्छी बात नहीं हो पाती। चैप्टर नंबर 11 जो हमारे पास है, उसमें मैगी जो है वो अपनी आंट मॉस के घर चली जाती है। आंट मॉस कौन है? जो कि मिस्टर टलिवर की बहन है, और ये उनके घर चली जाती है तकरीबन 4 दिन के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे स्टेफ़न आता है मैगी से मिलने के लिए, उसकी मुलाकात हो भी जाती है, और इस सीन के अंदर जो है वो मैगी को बाकायदा तौर पे प्रपोज़ करता है और वो कहता है कि हम लोग जो है, मैं मतलब अपने जितना भी उसकी मोहब्बत है उसका इज़हार करता है। और इसमें मैगी क्या कहती है? वो कहती है कि मसला नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि अब इधर तो कोई फ़ादर्स का इश्यू नहीं होता, लेकिन वो कहती है कि अब अगर मैं तुम्हें चूज़ करती हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें कोई पसंद नहीं करती, बिल्कुल करती हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें चूज़ करती हूँ, तो इससे लूसी को दुःख होगा और साथ ही फ़िलिप को भी दुःख होगा, मतलब इस तरह भी लोगों को दुःख होगा। तो उसको समझ नहीं आ रही होती कि उसने क्या करना है। लेकिन फिर भी स्टेफ़न कहता है कि हम इस चीज़ को ज़रूर सॉर्ट आउट करेंगे, और जाने से पहले वो उसे करने का कहता है, जो कि मैगी इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लेती है। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारे पास है, फैमिली पार्टी। यहाँ पे हमारे पास मिस्टर वेकम जो हैं वो प्रॉपर्टी अपनी जितनी भी थी, मतलब जो मिल है वो दे देते हैं गेस्ट एंड को, उनको बेच देते हैं, और फाइनली अब टॉम इसका मैनेजर बन जाता है इस मिल का। और इस बात पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी सेलिब्रेशन करते हैं इनकी फैमिली वाले, पलेट्स के फार्म के ऊपर बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होती है कि फाइनली इनके जो बुरे दिन थे आज वो पूरे ख़त्म हो गए हैं, और वापस से मिल की जो मैनेजमेंट है वो इनके पास आ चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 13, जिसमें मैगी जो है वो रिटर्न करके आती है लूसी की तरफ। अब वो लूसी के ही घर आने आ गई है, लेकिन अब वो लूसी को बहुत ज़्यादा अवॉइड करी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक इनर बैटल चल रही है। उसको समझ नहीं आ रही कि अब वो लूसी को कैसे फ़ेस करे, कि अगर वो लूसी को फ़ेस करेगी, उसको पता है कि वो लूसी को कितना बड़ा दुःख देने वाली है, और लूसी को इसके बारे में पता चल गया, तो क्या होगा? वो इस चीज़ की वज़ह से लूसी के पास जाती ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब क्या होता है, लूसी उसके पास आती है और वो उसको कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक जो है वो बोट का एक सीन अरेंज किया है, जिसमें तुम जो हो वो फ़िलिप से मिल सकती हो, और उसके लिए क्या है कि तुम्हें जाना होगा बोट पे सुबह-सुबह उठ के, और वहाँ पे मैं फ़िलिप को भेजूँगी और तुम लोग वहाँ पे आराम से बैठ के मिल सकते हो। दूसरी तरफ फ़िलिप जो है वो स्टेफ़न को एक लेटर लिख देता है, जिसमें वो उसको कहता है कि मुझे पता है कि मैं जो हूँ वो
लाइक इतना क्लोज़ नहीं हूँ मैगी के जितने कि तुम हो, मैं ये चीज़ जान चुका हूँ। तो तुम ऐसा करो, मुझे लूसी ने बुलाया था। लूसी ने ये नहीं बताया था कि मैगी अकेली आएगी, वो कहती है कि मैं भी साथ आऊँगी। तो कहता है कि लूसी और मैगी ने मुझे बुलाया था बोर्ड पे, तुम ऐसा करो मेरी जगह तुम चले जाओ क्योंकि तुम ज़्यादा उनके क्लोज़ हो, मैं अब मैगी के सामने नहीं आना चाहता। इस बात पे स्टेफ़न चला जाता है यहाँ से और वहाँ से लूसी खुद भी नहीं जाती, सिर्फ़ मैगी को भेज देती है और वो लोग वहाँ बोट पे इकट्ठे हो जाते हैं। कौन दोनों? स्टेफ़न और मैगी। तो अब क्या होता है कि ये लोग बोट पे जाते हैं, आगे से आगे जाते रहते हैं और काफ़ी बीच में लाइक पानी के बहुत बीच में चले जाते हैं, कोस्ट से बहुत दूर, और वहाँ पे जाते हैं कि हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वहाँ पे वेकिंग, क्योंकि मैगी जो है वो बातें करते-करते उसकी आँख लग चुकी होती है बोर्ड पे, और अब मैगी जो है वो एक इंटेंस ड्रीमिंग, एक बहुत ही शदीद किस्म की ड्रीमिंग की कैफ़ियत से उठती है और वहाँ उठते ही उसको यही डर लगता है कि मेरी फ़ैमिली को जब पता चलेगा कि मैं यहाँ स्टेफ़न के साथ हूँ, तो कितना दुःख होगा लूसी को और मेरे भाई को भी कि मैं ऐसे चली गई हूँ। और वो फ़ौरन से स्टेफ़न को कहना शुरू हो जाती है कि ये बोट वापस मोड़ो और हम वापस जा रहे हैं। स्टेफ़न कहता है अब तो हम निकल गए हैं, ठीक है अगर तुम्हें डर लग रहा है हम यहाँ से बिल्कुल लाइक शादी करके वापस जा सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कहती है नहीं तुम बोट वापस मोड़ो, बगैर शादी किए कुछ भी करने से मना कर देती है और वापस फ़ौरन से जाने का कहती है, और इससे पहले कि बोट वो पूरी तौर पे रोके और उतरे, वो फ़ौरन से बोट से उतरती है और भाग जाती है। तो यहाँ पे हमारी बुक नंबर 6 जो है वो एंड हो चुकी है और लास्ट बुक हमारी स्टार्ट हो चुकी है, वो जो कि है द फाइनल रेस्क्यू। और इसका फर्स्ट चैप्टर है द रिटर्न टू द मिल। अब टॉम जो है वो डॉलकॉट मिल पे वापस आया है और वहाँ पे है, और बॉब जैकिन के घर जाती है मैगी, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं कहाँ जाऊँ। वो सीधा अपनी तरफ नहीं जाती, वो बॉब जैकिन के घर जाती है, जो कि टॉम का बहुत अच्छा दोस्त होता है और मैगी को भी अच्छे से जानता होता है। वो वहाँ जाती है और उसकी रिक्वेस्ट करती है कि क्या मैं यहाँ पे रुक सकती हूँ अपनी फैमिली से मिलने से पहले, क्योंकि मुझे मतलब वो पूरी उसकी सिचुएशन बताती है और बॉब जैकिन उसको अलाउ कर देता है वहाँ पे रुकने के लिए। अब वो उसके घर पे ठहरी हुई है और नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास जो स्टार्ट हुआ है सेंट ऑग्स पासेस जजमेंट। यहाँ पे सब लोग जो हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि सब अपनी-अपनी जजमेंट्स पास कर रहे होते हैं कि यकीनन मैगी जो वापस आई है बगैर शादी किए, तो उसका रीज़न ये होगा कि स्टेफ़न ने उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया है, वो उससे शादी नहीं करना चाहता। तो इस बात पे सारे लोग कहते हैं कि अब मैगी इसके हाथों रिजेक्ट हो गई है, तो वो सबके हाथ ही रिजेक्ट होती रहेगी और वो किसी के साथ भी शादी नहीं कर पाएगी कभी भी, क्योंकि एक लड़के ने उसको रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे क्या होता है कि मैगी जो है वो मिस्टर केन से मिलती है, जो कि एक क्लर्जीमैन है, और उनको पूरी स्टोरी सुनाती है और वो कहती है कि मुझे क्या करना चाहिए, उसको समझ नहीं आ रही होती कि उसको क्या करना है, और वो उसको काफ़ी ज़्यादा दिलासा देता है कि उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। और वो उसको काफ़ी ज़्यादा दिलासा देता है और समझाता है कि लोगों की बातों की इतनी ज़्यादा परवाह ना करें। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 3, यहाँ पे मिसेस ग्लेग जो है वो डिफेंड करती हैं मैगी को, और इस बात पे सब बड़े हैरान होते हैं, सरप्राइज़ होते हैं, क्योंकि मिसेस ग्लेग कहती हैं कि मेरा घर हमेशा मैगी के लिए खुला हुआ है, अगर मैगी को कोई भी अपने घर रखने से इनकार करेगा तो मैं हूँ जो मैगी को अपने घर पे रखूँगी और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैगी एक बहुत ही अच्छी बच्ची है और वो ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकती कि जिससे उसकी फैमिली जो है उसको दुःख हो या उनका सर जो है वो शर्म से झुके। और इसमें क्या होता है आगे हमारे पास कि फ़िलिप जो है वो एक लेटर लिखता है मैगी को, जिसमें वो उसको कह देता है कि मेरी जो मोहब्बत है वो हमेशा तुम्हारे लिए उतनी की उतनी रहेगी, अगर तुम कभी भी चाहो तो मेरे पास वापस आ सकती हो, जबकि मैं जान चुका हूँ सब कुछ जो कि स्टेफ़न और तुम्हारे बीच हुआ है। तो अगर तुम वापस मेरे पास आना चाहो तो आ सकती हो, मैं तुम्हें कभी भी इस तरह से रिजेक्ट नहीं करूँगा। वो इस तरह का लेटर उसको मिल जाता है, लेकिन मैगी उसको नहीं कंसिडर करती। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है लूसी एंड मैगी एंड लूसी। यहाँ पे डॉक्टर केन जो है वो मैगी के लिए कोई एम्प्लॉयमेंट, कोई जॉब वगैरह तलाश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैगी खुद कहती है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ और मैं बोझ नहीं बन के रहना चाहती, क्योंकि वो बॉब जैकिन की तरफ रहती होती है। तो उसको जॉब नहीं मिल रही होती, तो मिस्टर केन जो है डॉक्टर केन वो खुद ऑफ़र करते हैं कि तुम मेरी ही घर पे मेरे बच्चों की गवर्नेंस बन जाओ, क्योंकि मेरी वाइफ़ की रिसेंटली डेथ हुई है। लेकिन वो मान जाती है ये करने के लिए और वो उनकी बच्चों की गवर्नेंस बन जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि लूसी और मैगी फिर से वो मैगी जो है वो लूसी को अवॉइड करना शुरू कर देती है, लेकिन लूसी और मैगी की एक मीटिंग होती है जिसमें लूसी उस पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती और बड़े अच्छे से उससे मिलती है, और वो कहती है कि अभी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, लेकिन मैं तुमसे वापस आके ज़रूर मिलूँगी। अभी मैंने कहीं बाहर जाना है स्टेफ़न की बहनों के साथ। मैं वापस आके तुमसे अच्छे से मिलूँगी और हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे, और वो उससे बिल्कुल भी कोई ख़ास नाराज़ नहीं होती। चैप्टर नंबर 5 जो कि तकरीबन एंडिंग का चैप्टर है, वो हमारे पास यहाँ पे आता है, जिसमें डॉक्टर केन जो है वो मैगी को अपनी गवर्नेंस, बच्चों की गवर्नेंस की जॉब से हटा देते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि उनके भी वो होते हैं क्लर्जीमैन, और वो कहते हैं मेरे खिलाफ लोग बात करना शुरू हो गए हैं कि मैगी इनके साथ अब रह रही है, इनके बच्चों का ख़्याल रख रही है, तो यकीनन इनके दरमियान भी कोई अफ़ेयर, कोई स्कैंडल है। तो वो कहते हैं मैं ये चीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक चर्च का बंदा हूँ और मैं ये सब कुछ अफ़ोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो तुम्हें ये जॉब छोड़नी होगी। मैगी को उस जॉब से हटा दिया जाता है। और
अब मैगी जो है उसको एक लेटर मिलता है स्टेफन की तरफ से और वो कहता है कि अगर तुम मेरे पास वापस आना चाहती हो तो आ जाओ, मतलब इस तरह की उसमें उसने बातें लिखी होती हैं कि प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ और मैं जो हूँ वो स्टिल तुमसे अभी भी मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम हम लोग जो है वापस से अपना एक फ्यूचर सोच सकते हैं। इस तरह की वो बातें लिखता है उसके अंदर। पहले वो उस पे एग्री कर जाती है, मतलब वो अपने दिमाग में सोचती है कि हाँ, ये ठीक कह रहा है, मैं इसके पास वापस चली जाती हूँ। लेकिन सडनली उसको रियलाइज़ होता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसका लेटर बिल्कुल फाड़ के फेंक देती है। अभी वो ये कर ही रही होती है कि उसको रियलाइज़ होता है बाहर, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है कब से, तो उसको रियलाइज़ होता है कि उसके घर में नीचे पानी आना शुरू हो गया। बेसिकली वो किसके घर में होती है? बॉब जैकिन के घर में ठहरी होती है। तो वो देखती है पानी आना शुरू हो गया, घर में तो सैलाब आ रहा है। उसको जब ये रियलाइज़ होता है, वो उठ के भागती है। ऊपर वाले पोर्शन में बॉब जेकिन सो रहा होता है अपनी वाइफ़ के साथ। तो वहाँ पे जाके वो उसको उठाती है, मतलब उनके रूम को बजाती है, वो उठते हैं। उनको कहती है कि घर तो पूरा फ्लड में बह जाएगा, सैलाब आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। और उसको ख़्याल फ़ौरन से अपनी मिल का आता है जहाँ पे उसकी मदर मिसेस टलिवर और टॉम होते हैं। तो वो कहती है मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा उनसे मिलने और उनको मनाने और उनको बचाने बेसिकली। तो वो एक बोट अरेंज करती है, वहाँ भागती है मिल पे बोट को लेके, क्योंकि पूरा शहर तकरीबन डूब चुका होता है। बोट के ज़रिए से मिल पे पहुँचती है, वहाँ जब पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ सिर्फ़ टॉम है। मिसेस टलिवर जो है वो मिसेस पलेट की तरफ गई हैं, तो वहाँ वो नहीं है। तो वो बोट में टॉम को लेके फ़ौरन से जाती है बचा के। और अभी टॉम जो है, जो कि अपनी बहन से काफ़ी अरसे से नाराज़ था, अभी वो नाराज़गी भूल चुका है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ लाइफ़ को बचाने की बात आ गई है। तो वो बैठते हैं दोनों बोट में और जाते हैं। बोट को चलाते हुए वो जा रहे होते हैं कि बहुत तेज़ पानी का, आप कह सकते हैं कि एक रेला आता है, वेव्स आती हैं जिसकी वज़ह से उनकी बोट डूब जाती है। और जब बोट ऊपर वापस आती है तो वो खाली होती है, ना उसमें मैगी होती है और ना ही टॉम। तो ये एंड हुआ कि वो दोनों इकट्ठे डूब जाते हैं और इकट्ठे ही उनकी लाइफ़ एंड हो जाती है, डेथ हो जाती है उनकी। कॉन्क्लूज़न जो हमारे पास है उसमें दिखाते हैं कि 5 साल गुज़र चुके हैं इस इंसिडेंट को, ये जो सैलाब आया था, और इसमें कोई भी डेथ नहीं हुई सिवाय मैगी और टॉम के। सब लोग बच गए हैं, सिर्फ़ मैगी और टॉम मर गए हैं। और मैगी का एक उन्होंने कब्र बनाई हुई है, मकबरा टाइप से बनाया हुआ है, जिसके ऊपर आते हैं हाज़िरी देने कौन? फ़िलिप भी आता है और स्टेफ़न भी आता है। लेकिन वो दिखाते हैं, बताते ये ज़रूर हैं एंड में कि स्टेफ़न जो है वो आखिरकार फिर भी शादी कर लेता है, लेकिन फ़िलिप कभी भी शादी नहीं करता, पूरी ज़िंदगी वो अकेला ही रहता है। और इस तरह से शो होता है कि वो कितना सिंसियर था मैगी के लिए। लेकिन स्टेफ़न जो है वो फिर भी कर लेता है, लेकिन दोनों स्टिल मैगी की कब्र पे हाज़िरी देने और उसको देखने, मतलब उसकी कब्र पे जैसे फूल रखने और ये सब करने ज़रूर आते होते हैं। सो ये बुक 7 भी हमारी एंड होती है। और इस तरह हमारा ये नॉवल ख़त्म होता है, द मिल ऑन द फ्लॉस। आई होप आप लोगों को ये नॉवल पसंद आया होगा और इसकी समरी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई होगी। नॉवल का सारा प्लॉट समरी, सारी मेन चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।